रमन राघव पुलिस की हिरासत में था। आरएस कुलकर्णी जो कि ऑफिसर इंचार्ज थे, उन्होंने उस बैरक के अंदर कदम रखा जिसमें रमन चुप बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी यूं ही बैठा किसी बोरिंग फिल्म के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। कुलकर्णी ने एक झलक रमन को देखा और उसके पास जाकर बैठ गए। रमन राघव, तुम जानते हो तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? हाँ, तुमको मेरा शक्ल बहुत पसंद है। मेरे को देखकर तुमको बड़ा अच्छा लगता है। मर्डर किए लाया अपन 23 लोगों को कम से कम मारा है। मारा तो ज्यादा हुए, लेकिन 23 का याद है। कैसे मारा, कहां मारा, बाकी का तुम लोग ढूंढ लो। अरे साहब, मार क्यों रहे हो? शिंदे, बंदोबस्त कर, इसको मजिस्ट्रेट साहब के आगे पेश करना है। साथ में रमन राघव सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, वो एक पागल खूनी था। पुलिस वालों ने जब उसे पकड़ा तो उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा था कि रमन की दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रमन राघव का पागलपन किस हद तक जा सकता है। 41 से भी ज्यादा खून कर चुका रमन राघव अब पुलिस की गिरफ्त में था और लोगों को चैन की सांस इसलिए आई क्योंकि अब वो और खून नहीं कर सकता था। पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती, यानी कि पुलिस के सामने अपने जुर्म कबूल कर लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जज के सामने कोर्ट में पेश होकर रिकॉर्ड की हुई स्टेटमेंट के बेसिस पर ही कोर्ट फैसला लेती है और साथ ही सजा भी सुनाती है। रमन राघव का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, इस बारे में जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन इतना तो पक्का है कि रमन को कानून की कुछ बातें पता जरूर थी। डीसीपी कुलकर्णी और उनकी टीम ने जब रमन को कोर्ट में पेश किया तो रमन अपनी दी हुई स्टेटमेंट से मुकर गया, बल्कि कोर्ट में रमन ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो चुपचाप खड़ा रहा, शांत। जज चिल्ला चिल्ला के पूछता रहा, पुलिस वाले भी घूर घूर के उसे देखते रहे, लेकिन रमन ने एक शब्द नहीं कहा। जज ने जुडिशियल कस्टडी दे दी और पुलिस से कहा कि अगर रमन को दोषी नहीं साबित कर सके तो उसे छोड़ना होगा। कोर्ट से निकलकर चुपचाप रमन पुलिस वैन में बैठ गया। पुलिस वैन ने चलना शुरू किया और रमन ने हंसना। रमन इतनी जोर से हंस रहा था कि उसे खांसी आ गई। साथ बैठे गार्ड ने रमन से पूछा, ये तुम चार गार्ड अपन को इधर सैर करवाने के लिए लेकर आए थे कोर्ट में। फुल प्रोटेक्शन के साथ चलता है रमन राघव। पुलिस लंबी लंबी गाड़ी में आए, गन वाले गार्ड के साथ में। पुलिस वैन रमन को जुडिशियल कस्टडी में ले गई। एक बार फिर से रमन को इंटरोगेशन रूम में लाया गया
ऑफिसर कुलकर्णी ने एक सिगरेट चलाई। कुलकर्णी ने एक झलक रमन को देखा और फिर पास में रखा डंडा उठा लिया। अपने जूनियर शिंदे की तरफ देखा और कहा, शिंदे, डंडा रुकना नहीं चाहिए। जब तक ये साला बोलेगा नहीं, हमें सबूत नहीं मिलेगा, और जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक जज इसको मारने का ऑर्डर नहीं देगा। अपने को सबूत चाहिए, सबूत। मिल जाएगा साहब। ए तुझा समजत नाही रे मेल्या। बोल बोल साहब, क्या बोल रहे? बोल, जवाब दे, बोल। कुछ देर तक रमन की खूब खातिर की गई। फिर वो थक हार कर सिर्फ एक लाइन बोला, क्या साहब बस करो। अरे साहब बोलता हूं, लेकिन अपने को कुछ मांगता है साहब। ये लोगों पे रिमांड रूम में इधर मुजरा दिखाने को नहीं लिया तेरे को? शिंदे, बोलने दे इसे। हाँ बोल। अपने को मांगता है तंदूरी चिकन। वो लेके आओ, फिर मैं बोलेगा। चिकन क्या साले, तेरे को दारू भी पिला देंगे। बस एक बार ये बता दे कि मर्डर वेपन कहां है। नहीं साहब, पहले चिकन, नहीं तो आप मारना चालू रखो। आप कुछ नहीं बताएगा। चिकन खाएगा साला, चिकन है खिलाता तेरे को चिकन साले। रमन की इस अजीब सी डिमांड ने सभी को चौंका दिया। पुलिस रिमांड रूम में अच्छे अच्छे गैंगस्टर्स कांपते थे, लेकिन रमन किसी और मिट्टी का ही बना था। डर उसके चेहरे पर कभी आया ही नहीं। मार पड़ती रही, लेकिन पुलिस वाले और जज के कान तरस गए। सिवाय चीखों के उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक दिन डीसीपी कुलकर्णी ने रमन के लिए चिकन मंगवाया और उसके साथ बैठ गए। कैसा है रे टेस्ट? अच्छा है? अरे बिरयानी है साहब, खाओ ना आप भी। है अरे क्रिमिनल के साथ में बैठ के थोड़ी ना खा लोगे? तो तू मानता है कि तू क्रिमिनल है? हाँ साहब, मानता है ना। तेज बोला था ना मैं आपको। अपन से गलती हुआ गिनने में। इतने दिन से साहब लग रहा था कि मैं कुल 41 लोगों का मर्डर किया है अपन। पर आप चिंता मत करो, मैं सब बताएगा मैं। ये सब कोर्ट में बताएगा? हाँ? बस क्या साहब, भरोसा नहीं क्या मेरे पे? इसके बाद रमन ने एक एक करके अपने सारे जुर्म कबूल किए और जज के सामने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी। पूरा कोर्ट रूम रमन को दिल थाम कर सुनता रहा। वो एक एक करके अपने किए हुए जुर्म इस तरह गिनवा रहा था जैसे जॉब इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हो। रेलवे ट्रैक के पास, फुटपाथ पर, झुग्गियों में, बस स्टैंड पर सो रहे लोग, रमन ने सब कुछ बताया। मर्डर के खूनी खेल की ये दास्तां काफी लंबी चली, लेकिन जब फैसला सुनाने की बारी आई तब जज ने बहुत जल्दी से ही कह दिया कि रमन राघव को सजाए मौत दे दी जाए। इससे पहले कि रमन को फांसी दी जाए, कोर्ट ने रमन का साइको एनालिसिस करवाने का ऑर्डर पुलिस को दिया। जुडिशियल कस्टडी में रमन का चेकअप हुआ। शुरुआती जांच के नतीजे कुछ खास नहीं थे। डिक्लेयर किया गया कि रमन को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। उसकी मेमोरी और इंटेलिजेंस लेवल भी काफी अच्छे थे। फिर रमन के केस को क्लोजर देने के लिए 3 डॉक्टर्स की कमिटी बनाई गई।
यहां आया एक और ट्विस्ट। क्रॉनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। डॉक्टर्स ने बताया कि रमन इस बीमारी से गुजर रहा है। इस बीमारी का कोई भी पुख्ता इलाज ना तो तब था और ना ही आज है। डॉक्टर्स ने बताया कि रमन को कई तरह की मानसिक बीमारियां हैं। रमन मानता था कि दुनिया दो भागों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा वो है जिसमें कानून एग्जिस्ट करता है और दूसरे हिस्से में वो खुद रहता है। रमन मानता था कि दुनिया के सभी लोग उसका सेक्स चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए कामयाब नहीं हो रहे हैं क्योंकि रमन कानून का रिप्रेजेंटेटिव है। उसे अटूट विश्वास था कि वो एक शक्ति है। वो लोगों को इसलिए मारता था क्योंकि वो लोग उसे समलैंगिक यानी होमोसेक्सुअल सेक्स करने के लिए मजबूर कर रहे थे। होमोसेक्सुअल रिलेशन के बाद वो औरत बन जाए, इसके लिए लोग पूरा प्रयास कर रहे थे। मैं 101% आदमी हूं, 101% मैन। रमन बार बार ये लाइन रिपीट करता रहता था। कहते हैं कि डॉक्टर्स ने भी बताया कि इंडिया में 3 सरकारें हैं, एक अकबर की सरकार, एक ब्रिटिश सरकार और एक कांग्रेस की सरकार, और ये सभी सरकारें रमन को होमोसेक्सुअल बनाकर उसे मार देना चाहती है। वो ये भी कहता था कि उसे सरकार मुंबई लेकर आई थी ताकि वो चोरी करे और लोगों का मर्डर करे। सोसाइटी में अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसी की जान ले लेना सबसे बड़ा अपराध है। पूरी टीम सलाम करते हैं उन बहादुर ऑफिसर्स को जिन्होंने रमन राघव को उसके अंजाम तक पहुंचाया। कोर्ट को जब मालूम हुआ कि रमन एक मानसिक रोगी है तो उन्होंने डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। 1985 में किडनी खराब होने की वजह से रमन की मौत हो गई और जेल की ऊंची दीवारों के पीछे रमन की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन उसकी कहानी आज भी ध्यान खींचती है और सोचने पर हमें मजबूर करती है। यह था रमन राघव का केस।